तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 159 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बैटल एक्स कोलिजियम में हैंक्स वर्सेस जेनजी में हैंक्स जीत चुका था, तो अब फिर हमें लू फेंग, होंग और थंडर गॉड को दिखाया जाता है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से वापस आ चुके होते हैं अपने मेन यूनिवर्स शिप कंट्रोल रूम में, जहाँ पे लू फेंग और उसके ब्रदर्स के मूड बहुत ही ज़्यादा हेवी लग रहे थे। और यहाँ पे थंडर गॉड कर्स देते हुए कहते हैं कि ये यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। अब लू फेंग भी चुप था और होंग कहते हैं कि ब्रदर, इन सबको कर्स देने का कोई भी पॉइंट नहीं बढ़ता है। यहाँ पे अगर बात करें हमारी छोटे से प्लानिट पे भी उस पे असासिन, प्रोस्टिट्यूटर्स, लायर्स, रॉबर्स, करप्ट और फिशर्स, स्कैमर्स ये सब भरे पड़े हैं। और ये तो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, इसमें ये सब होना आम बात है और ये सब यूनिवर्स में होता रहता है। और इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा वास्टनेस है जहाँ पे ब्रूटैलिटी और स्कीमिंग पीपल का होना लाजमी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये सब हम सब के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि अगर हमारे साथ ये ऐसा कोई मंजर हुआ तो हम लोगों को भी ये सब झेलना पड़ेगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उस यूनिवर्सल शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे करीब 8 घंटे तक फ्लाई करने के बाद वो लोग आखिरकार डैश यूनिवर्स में से सोलर सिस्टम में आ ही चुके थे। और यहाँ पे अभी उन लोगों का शिप टोटली कैमोफ्लेज होता है, जिसके काम कोई भी अगला शिप उन्हें नहीं देख पा रहा था। और यहाँ पे अगर कोई अगले शिप की आने की बात करे तो वो सिर्फ वार्म होल के थ्रू ही आ सकते हैं। और अब फिर वो शिप अपने 10 से काउंटिंग करके डार्क यूनिवर्स से रियल यूनिवर्स में आ चुका होता है। और यहाँ पे फिर सीन चेंज कर हमें चाइना का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे ईयर 2063 हो रहा होता है। अभी टाइम नवंबर 16 लेट नाइट 22:08 PM होता है। और वहाँ पे एक ट्रायंगुलर शिप चाइना में एंटर करता है और वहाँ पे होंग और थंडर गॉड भी लू फेंग के साथ घर पे आ चुके होते। और अब फिर हमें वेस्ट यार्ड याओगाओ सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रायंगुलर यूनिवर्सल शिप अर्थ पे एंटर करता है और वहाँ पे होंग और थंडर गॉड भी आ जाते हैं। और अब फिर हमें वेस्ट लेक यार्ड याओजाओ सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे जब लू फेंग आता है तो उसके दोनों बच्चे डैडी डैडी करते हुए उसके पास आ जाते हैं। और लू फेंग अपने फैमिली से बहुत सालों बाद मिल रहा होता है, सालों नहीं महीनों बाद। अब यहाँ पे लू फेंग लू हाई और लू पिंग से मिलता है जो कि उनसे गले लगा के उनसे मिलने लगता है। और अब फिर हमें जीजिन को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुमने अभी तक चेंज नहीं किया इतने दिनों के बाद भी। और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग स्माइल करता है और उसने अभी तक वही आर्मर पहना हुआ होता है जब से वो यहाँ अर्थ से गया होता है। अब यहाँ पे उस एलॉय आर्मर को लू फेंग पहना हुआ था। अब वो एलॉय का बना हुआ था लेकिन लू फेंग को उसके पहने हुए आदत हो चुकी थी। अब लू फेंग अपने घर में जाता है, वहाँ पे अपने मॉम डैड के साथ खाना खाता है और अब फिर चेंज करके नहाने जाता है। और अब फिर वो वहाँ से बहुत ही खुश था क्योंकि इतने महीनों बाद आखिरकार वो अपने घर आ ही गया था। अब फिर लू फेंग इसके बाद जब लू हुआ की न्यूज़ को सुना होता है तो लू फेंग उन 5 ग्रेट कंट्रीज के लीडर से मिलने जाता है जहाँ पे 5 ग्रेट कंट्रीज ने 15 रिप्रेजेंटेटिव को लू फेंग के पास भेजा होता है यूनिवर्स माइग्रेशन के बारे में बात करने के लिए। और अब फिर हमें मीटिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे होंग और थंडर गॉड भी आ जाते हैं और वहाँ पे मेनली उन सब के बारे में बात करने वाला था कि आखिर हमें यूनिवर्स में जाना चाहिए या फिर नहीं। और वहाँ का एक कैंडिडेट बोलता है कि मिस्टर लू, हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए हम सबको रोकने के लिए हमें दूसरे लोगों से बात करनी होगी और इस यूनिवर्स में अपनी पहुँच बनानी होगी। और यहाँ पे एक लेडी भी जो कि यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल पार्टी से होती है ये कहती है। और यहाँ पे अमेरिकन बंदा भी कहता है कि हमने अपने आप में ये डिस्कशन करके ये निष्कर्ष निकाला है। और यहाँ पे सारे लोग लू फेंग और उसके ब्रदर्स की तरफ देखने लगते हैं। लू फेंग कहता है कि ठीक है, तुम सबने अपने डिसीजन बना लिए तो हमने भी अपने डिसीजन बना लिए हैं। और वो कहता है कि मैं तुम सबके सोच को समझ सकता हूँ और यहाँ पे तुमने जो कहा वो सेंस भी बनाता है, लेकिन इसके पहले अगर तुम लोग यूनिवर्स में माइग्रेट करना चाहते हो तो तुम सबके साथ एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे वो सारे 5 ग्रेट कंट्रीज एक्साइटेड भी हो जाते हैं, लेकिन लू फेंग की वार्निंग को बात की वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। लू फेंग कहता है कि
पहला वार्निंग ये है कि जब तुम लोग अनदर लाइफ प्लैनेट पे जाओगी तो वहाँ पे मैं तुम्हारी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें बेसिक लाइफ की ही गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन तुम सबको वहाँ पे स्टार ट्रैवल लेवल बनने पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें वहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा। इसलिए तुम सबको माइग्रेट को कंट्रोल करना, उन सबको मैं कंट्रोल करूँगा, लेकिन मैं तुम सबकी सेफ्टी का गारंटी नहीं लेता हूँ। और यहाँ पे वो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अर्थ को छोड़ना आसान है, लेकिन अर्थ पे वापस आना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि अगर दूसरे प्लैनेट से यहाँ पे आना है तो इसके लिए अकेले ही 3 साल लग जाएंगे, और यहाँ पे 3 साल बहुत ज़्यादा था। लेकिन तभी एक ओल्ड लेडी बोलती है कि लेकिन आपको तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। लेकिन ये सुनकर लू फेंग उसकी तरफ देखने लगता है, जिसके कारण उसके प्रेशर पड़ने लगता है और वो पसीने में भीग जाती है। और लू फेंग कहता है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं मैं उन सब का ठेका नहीं लिया हूँ। अब यहाँ पे वो तीसरा पॉइंट ये बताता है कि तीसरा पॉइंट तुम सबको अपनी अपनी ख्याल खुद रखना होगा। जब तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम लोग वहाँ के नॉर्मल प्लैनेट से मिल नहीं पाओगे, और वहाँ पे किसी को बंदे को उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में नहीं पता होना चाहिए, और जिसने भी इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में सीक्रेट रिवील करने की कोशिश की उसे मार दिया जाएगा। अब इसको सुन के सारे लोग इस पे एग्री करते हैं और यहाँ पे उस सारे को याद करते हैं। अब इसके बाद लू फेंग उन सबको सारे रूल रेगुलेशन समझा रहा होता है कि यूनिवर्स में तुम्हें क्या करना और क्या नहीं, और यहाँ पे लू फेंग उन सबको समझा देता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अभी अर्थ पे चला जाता है अपने यूनिवर्सल शिप से, और वहाँ पे वो न्यूट्रिशन केबिन जो कि वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से मंगाता है। और यहाँ पे हमें इस न्यूट्रिशन केबिन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे उसका एआई कहता है कि सर क्या आप श्योर हो कि ई ग्रेड न्यूट्रिशन केबिन आप खरीदना चाहते हो। ये न्यूट्रिशन केबिन हाईएस्ट 3 ग्रेड केबिन है जो कि रिकवरी और इवोल्यूशन ऑफ सेक्टर लॉर्ड वॉरियर के लिए यूज किया जाता है। अगर बात करें इनकी तो ये इवोल्यूशन होती है जो कि वॉरियर्स यूनिवर्सल लेवल वॉरियर्स को भी इवॉल्व कराने में मदद करती है, लेकिन जबकि आप इसको यूज करेंगे लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्सल लेवल वॉरियर को ही इवॉल्व करा सकते, लेकिन इसके ब्रेक थ्रू में आपकी फाउंडेशन भी सॉलिड नहीं होगी, जिसके कारण आप कभी रियलाइज नहीं कर पाएंगे डोमेन्स को, और आप नेचुरली डोमेन लॉट से ज़्यादा का ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। और वो बताती है कि इस न्यूट्रिशन केबिन का दाम बहुत ही ज़्यादा है और इसको 100 ईयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल का बंदा बना सकता है। लेकिन इसको खरीदने में जितना पैसा लगने वाला है उससे आप 100 यूनिवर्सल लेवल स्लेब्स को खरीद ले सकते हैं, लेकिन ये इतना वर्थ इट नहीं करता है, क्योंकि इससे अच्छा है कि यूनिवर्सल लेवल स्लेब्स को ही खरीद लिया जाए। अब इसका बेस्ट फंक्शन ये था कि ये किसी भी सेक्टर लॉर्ड के बंदे को हील कर सकता था, और यहाँ पे इसकी स्पेशल एबिलिटी ही हीलिंग एबिलिटीज हुआ करती है। और फिर हमें इसके दाम के बारे में बताया जाता है कि इस ई ग्रेड न्यूट्रिशन केबिन का दाम 86 बिलियन यूनिवर्स डॉलर था, और इसमें न्यूट्रिशन लिक्विड की भी यूज पड़ती है जिसकी 1 टन की रिक्वायर्स 10 बिलियन यूनिवर्स डॉलर होती है। और यहाँ पे 1 टन न्यूट्रिशन लिक्विड मिला के एक यूनिवर्सल लेवल के बंदे को क्रिएट कर पाती है। अब यहाँ पे 10 बिलियन यूनिवर्सल डॉलर 100 यूनिवर्स स्लेब्स को भी खरीद सकती थी, और यहाँ पे लू फेंग को 100 टन्स ऑफ न्यूट्रिशन लिक्विड की भी ज़रूरत थी। और यहाँ पे लू फेंग इन सबको साइन करता है और उसे मार्स पे ले आने वाला था। अब इस न्यूट्रिशन केबिन की दाम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती है। और बात करें लू फेंग की तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के कारण उसकी कोई बॉटल नेक नहीं होती है। मतलब ये कि लू फेंग बड़े ही आराम से स्टार लेवल 9 से यूनिवर्सल लेवल 1 में ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब आप इस बात को समझो कि नालान सान जो कि यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा है उसे डोमेन लॉर्ड में ब्रेक थ्रू करने के लिए सालों लग गए, लेकिन वो अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। लेकिन वही बात करें लू फेंग की तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के रहते हुए उसे इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पे उसको मुश्किल आती यूनिवर्सल लेवल 1 में ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की वजह से वो बड़े ही आराम से स्टार लेवल 9 से यूनिवर्सल लेवल 1 में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और यहाँ पे बबाता ही लू फेंग को सारी चीज़ समझा रही होती है। और अभी के मर्तबा 3 ग्रेड न्यूट्रिशन केबिन फास्टेस्ट इवोल्यूशन स्पीड को शो करता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने न्यूट्रिशन केबिन को मार्स पे ले आता है, और यहाँ पे वो बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि लू फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट का बॉडी अपने यूनिवर्सल लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला था। और यहाँ पे सबसे मेन
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि वहाँ पे उसने अभी मार्स को चुना था जहाँ पे उसे कोई भी तंग नहीं कर सकता था। और अभी के दरमियान वर्ल्ड ऑफ थंडर में ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी स्टार लेवल 9 पे आ चुकी थी और यहाँ पे स्टार लेवल 9 से ब्रेक थ्रू करने के लिए उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कम से कम 50 साल का टाइम लगने वाला था। और यहाँ पे लू फैंग की मेंटल ग्रुपिंग की वजह से अभी उसने उसकी ग्रोथ 89 टाइम्स कर दी थी, जिसके कारण लू फैंग उसके बॉटल नेक को बड़े ही आराम से कम कर पाया था। जहाँ उसे 50 साल लगने वाले थे उसे आधे साल में ही वो कंप्लीट करने वाला था। और यहाँ पे लू फैंग उसको अभी करने वाला था कि वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को यूनिवर्सल लेवल 1 में ब्रेक थ्रू करवाने वाला था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर सोलर सिस्टम को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई प्लैनेट होता है और एक जेट ब्लैक बिग शिप स्पेस यूनिवर्सल उसमें जाके होल्ड करके उसके अंदर चला जाता है और वो शिप लू फैंग का होता है जो कि टेम्पररी मार्स पे रहने वाला था। और अब फिर हमें उस शिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन केबिन होता है। उस न्यूट्रिशन केबिन की लंबाई 21.6 मीटर और वहीं चौड़ाई 8.3 मीटर्स होती है और उसकी बॉडी डार्क ब्लू होती है और वहीं पे उसकी सरफेस मेटेलिक सरफेस होती है जिसपे कई सारे बॉटम्स होती हैं। और ये एक ई ग्रेड न्यूट्रिशन केबिन होता है जिसमें कि हाईएस्ट क्वालिटी न्यूट्रिशन केबिन कहा जाता है जो कि यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है। और इसकी अकेले की दाम 86 बिलियन यूनिवर्स डॉलर होती है जो कि अगर बात करें 3 से 4 गैलेक्सी को मिला के भी इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसका सरफेस F8 ग्रेड मेटल से बनी हुई थी जो कि हाइब्रिड कॉपर एसेंस के ही जैसे थी और उसके साथ उसको कंपेयर किया जा सकता है। और उस एसेंस का नाम था ब्लू स्टोन एसेंस जो कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव था, सेम टू सेम हाइब्रिड कॉपर एसेंस के साथ। यहाँ पे लू फैंग अपने हाइब्रिड कॉपर एसेंस को यूज़ करता है। वहाँ पे वो बहुत ही स्मॉल था लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे उसकी मेन वैल्यूएबल चीज़ थी उसकी एज, क्योंकि जिस तरह का मेटल्स था हाइब्रिड कॉपर एसेंस उसी तरह का वो भी मेटल था ब्लू स्टोन एसेंस, क्योंकि इसे मैन्युफैक्चर करने में इसके कर्व को ही मेन देखा जाता है और इसे मेन अनडाइंग बेइंग ही बना सकते, क्योंकि अगर अनडाइंग बेइंग ही अपने फुल पावर पे इस पे पंच करेंगे तो ये सिर्फ अपने मार्क को ही छोड़ पाएंगे। अब यहाँ पे इसकी मेन थी इसके धार को बनाना और यूमो प्लैनेट किसी बहुत ही ज़्यादा रेयर थी क्योंकि वो एक ट्रायंगुलर शेप की थी जो कि शार्प थी और इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी और इसी कारण यूनिवर्स प्लैनेट्स की बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थी। और अब फिर हमें उस न्यूट्रिशन केबिन को दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लू स्टोन एसेंस के कारण उसे अगर एक अनडाइंग बेइंग भी तोड़ना चाहे तो उसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अब फिर हमें उस केबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग अपने नेकेड बॉडी के साथ खड़ा होता है जो कि एक डार्क ग्रे न्यूट्रिशन लिक्विड में होता है और वो एनर्जी अभी उसमें समाने लगती है और इस एनर्जी में लाइफ फोर्स भी कंटेन होती है जो कि लू फैंग के अंदर जाने पे उसके हर एक सेल को ट्रिगर कर देती है। और अभी के दरमियान लू फैंग ने टन्स ऑफ न्यूट्रिशन लिक्विड खरीदी होती है जो कि 10,000 लाइफ प्लैनेट्स के बराबर होती है। अब फिर ऐसे ही करके लू फैंग उसमें होता है और यहाँ पे उसकी बैटल एबिलिटी और भी ज़्यादा राइज करने लगती है और लू फैंग अपने न्यूट्रिशन केबिन को ऑन करने के लिए बोलता है और तभी उस न्यूट्रिशन लिक्विड में से बहुत ज़्यादा निकलने लगता है और वहाँ और उसके न्यूट्रिशन लिक्विड के कारण हाई ज़्यादा प्रेशर होने लगता है और लू फैंग के चारों तरफ लिपट जाता है और वहाँ पे लू फैंग की बॉडी भी ड्राई होने लगती है। अब लू फैंग वहाँ पे न्यूट्रिशन केबिन में 3 मीटर्स टॉल था और वहाँ पे वो एक ऑटोमेटिकली फॉर्म बॉडी में आ जाता है और उसका पैटल बूट्स भी उसके चारों तरफ लपटे हुए था। अब यहाँ पे लू फैंग उसके अंदर से बाहर निकलता है। लू फैंग कहता है कि ये न्यूट्रिशन केबिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और वो अभी वहीं पे देख रहा होता है। और इसके बाद बबाता कहती है कि ये कितना भी फ़ायदेमंद क्यों न हो, तुम्हें आधे महीने बाद इसमें फिर से जाना होगा क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी को इसके साथ ही चलना है जिसके कारण तुम्हें आधे महीने का रेस्ट लेना होगा। और वो पूछती है कि लू फैंग तुम्हारा 10,000 ब्लेड सोल सील कैसा चल रहा है। अब यहाँ पे लू फैंग कहता है कि मैं सिर्फ 226 सोल सील ब्लेड्स को ही कंट्रोल कर पा रहा हूँ और यहाँ पे अभी लू फैंग की 10,000 ब्लेड सोल सील की ट्रेनिंग हो रही थी। अब यहाँ पे वो स्लेव सील को तभी तक कंप्लीटली कास्ट कर सकता है जब तक कि वो 10,000 ब्लेड सोल सील को यूज न कर पाए। अभी लू फैंग ने सिर्फ
226 सोल सील ब्लेड्स को ही कंट्रोल कर पाया था और इसके लिए 10,000 की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे बबाता कहती है कि तुम बहुत ही स्लो हो, तुमने अभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है इस 10,000 सोल सील ब्लेड्स को यूज करने के लिए। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैं समझता हूँ कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि आधे महीने बाद बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और वो फिर अपने यूनिवर्सल शिप से बाहर निकलता है और वो उस डीप होल में से बाहर निकल के मार्स के सरफेस पे आ जाता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके सरफेस पे था जहाँ पे कई सारे सैंड स्टॉर्म भी चल रहे होते हैं और लू फेंग अभी कंप्लीटली क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन से घिरा हुआ होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग जिस ग्राउंड पे था वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी भी आ जाती है और अभी के दरमियान लू फेंग भी बाहर ही होता है। अभी वो दोनों साथ ही सरफेस पे होते हैं और हमें उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही दहाड़ रहा होता है और वो लू फेंग को भी देख रहा होता है। लू फेंग भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ही देख रहा होता है और लू फेंग कहता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी टाइम है यूनिवर्सल लेवल में ब्रेक थ्रू करने का। और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट और ह्यूमन बॉडी दोनों एक साथ आउटर वर्ल्ड में आ सकते हैं और यहाँ पे वो चाहे तो किसी एक की बॉडी को भी अंदर रख सकते हैं और किसी एक को बॉडी को भी बाहर रख सकते हैं। अब ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लू फेंग का एक इनर कोर भी होता है जिसमें कि उसकी सोल कंटेन होती है। अब अगर लू फेंग दोनों बॉडीज को बाहर रखेगा तो उसका सोल भी बाहर होगा जिसके कारण कोई भी उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर उसे मार सकता है। लेकिन लू फेंग चाहता तो आराम से वो अपने अंदर रह सकता था और अपने एक बॉडी को अंदर एक बॉडी को बाहर रखता जिसके कारण उसका सोल सिर्फ अंदर होता जिसके कारण उसको मारना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता। और अब फिर हमें बताया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट या फिर हो सके तो लू फेंग की ह्यूमन बॉडी अगर उनको डैमेज आ गया तो वो रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे लू फेंग की कोर की वजह से ही हो रहा था क्योंकि उसके लाइफ कोर में ही उसकी सोल मौजूद थी जिसके कारण अगर लू फेंग का बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर से रिक्रिएट हो सकता है। क्योंकि अगर लू फेंग को मारना है तो उसके सोल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और यहाँ के लू फेंग का सबसे वीकेस्ट पॉइंट भी उसका कोर ही होता है और यहाँ पे इसलिए लू फेंग उसको कभी भी आउटर वर्ल्ड में नहीं ला सकता था क्योंकि इसके कारण वो बड़े ही आराम से मारा जाता। और अभी के दरमियान लू फेंग ने सारे सोलर सिस्टम में भी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज लगा रखी थी जिसके कारण लू फेंग को इसके बात के बारे में डर नहीं था और वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी और अपने ह्यूमन बॉडी को भी साथ में बाहर निकल सकता था। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि द यूनिवर्सल लेवल ये टाइम आ गया तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने का और यहाँ पे कई सारे वैल्यूएबल मेटल्स आ जाते हैं जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए ही होते हैं और लू फेंग वहाँ से जाके अपने यूनिवर्स स्पेसशिप में चला जाता है और यहाँ पे एक माउंटेन लाइक बॉडी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी अभी मार्स के सतह पे हो रही थी और वो वहाँ पे अभी सारे मेटल्स को कंज्यूम करने लगती है। और फिर हमें सीन चेंज कर उसी मार्स के ग्रह को दिखाया जाता है जहाँ पर दो लिविंग बीइंग थे जिनमें कि एक लू फेंग का ह्यूमन फॉर्म था जो कि अपने स्पेसशिप में था, वहीं पे दूसरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो कि अभी सतह पे था और दिन पर दिन बीतने लगते हैं और लू फेंग और भी ज़्यादा एंग्जियस होने लगता है और उसके लिए अभी वेट करना ही पड़ता। और अब फिर हमें सीन चेंज कर चाइना के टाइम से बताया जाता कि अभी 26 दिसंबर 2063 चल रहा है और यहाँ पे सरफेस पे हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक्साइटमेंट में बहुत ही ज़्यादा रोर करता है। और अभी के दरमियान एक ह्यूमन आता है जो कि लू फेंग होता है और वो वहाँ आ जाता है जहाँ पे हमें उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत ही खुश हो रहा होता है। और अब फिर हमें इनर वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट फिर से लू फेंग के इनर वर्ल्ड में आ जाता है और वहाँ पे आने पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी भी साइज बढ़ने लगती है। और अभी के दरमियान इनर वर्ल्ड अभी लू फेंग का 90 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था लेकिन उसी के बाद जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट अंदर जाता है तो वो वर्ल्ड सीक करने लगता है और अभी के दरमियान वो पूरी तरह से फैलने लगता है और उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की भी लेंथ और ब्रेथ वो दोनों बढ़ने लगती है और वो एक्सपैंड होकर और भी ज़्यादा चौड़ा होने लगते हैं। और अब फिर हमें उस इनर वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो कि पहले 90 किलोमीटर थी और वो डायरेक्ट बढ़ के 1000 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और यहाँ पे वो एरिया 100 टाइम्स ज़्यादा एक्सपैंड हो गई थी और ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट की कोर थी जहाँ पे उसका इनर वर्ल्ड मौजूद था। अब यहाँ पे उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की भी बॉडी बड़ी होने लगती है और वो भी एक्सपेंड करके
पे गोल्डन हॉर्न बॉडी अपना ब्रेक थ्रू कर देती है और उसका लेंथ अभी 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक जा चुका था और यहाँ पे वो पूरा हिलने लगता है। अभी हमें डेजर्ट को दिखाया जाता है जो कि मार्स पे मौजूद था और वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने पीक स्टेज पे स्टार लेवल 9 के करीब था और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हमें दिखाया जाता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को जो कि स्लोली एक्सपैंड करने लगता है और उसके बोन्स और स्किल्स और भी ज़्यादा टफ और हार्ड होने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो और भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है और अभी लू फेंग की फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगती है और वहाँ पे उसकी चारों तरफ 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसमें भी एनर्जी आने लगती है और वो वहाँ के चारों तरफ की यूनिवर्स की एनर्जी जो कि मार्स पे थी उसको एब्जॉर्ब करने लगती हैं और वो 9 फाइबर्स वाइब्रेट करने लगती है और वो भी एक्सपैंड करने लगती है और तभी धमाका होता है और एक ही बार में वहाँ पे जितना भी होता है उन सबको एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी लेवल 9 प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड करने लगती है और जस्ट एक ही मूवमेंट में वो 10 टाइम्स ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है और वो 9 फाइबर्स अभी भी वाइब्रेट कर रही होती है और उनमें से सबसे लार्जेस्ट वाला प्लैनेट वो भी अपने सबसे पीक पे आ चुका था और वो भी एक्सपैंड होने लगता है और तभी उनमें एक्सप्लोड होता है और वो 8 मिनी स्टार एक्सप्लोड करने लगते हैं एक एक करके और उसने अपने लिमिट को सरपास कर चुका था और वो एक्सप्लोड करके अपने काउंटलेस स्टार पीसेस को बनाते हैं जिनसे नेबुला फॉर्म हो जाती है और वहाँ पे चारों तरफ शांति हो जाती है और अब फिर हमें कोर को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे नेबुला, स्टार डस्ट, स्टार क्लस्टर और कई सारे स्मॉल प्लैनेट्स अपने जियांटिक स्पाइरल गैलेक्सी को बनाई हुई थी। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि जब हमने देखा था लू फेंग को शुरुआत कई एपिसोड में सीरीज में कि लू फेंग के अंदर अपना एक स्टार था जिसमें कि उसकी सारी एनर्जी कंडेंस हो जाती है, लेकिन वैसे ही लू फेंग को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के मिलने के बाद उसके अंदर एक यूनिवर्स सा बन चुका था जिसमें उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर होती थी जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट रीडर बन जाता था और अभी के दौरान लू फेंग यही था जिसमें उसके प्लैनेट्स और यूनिवर्स बन चुके थे जिनमें इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी हुई थी और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे सिल्वर प्योर एनर्जी आ चुके थे और वहाँ पे चारों तरफ गैलेक्सी बनने लगती है और वहाँ पे एक मिस्टीरियस पावर आ जाती है जो कि यूनिवर्सल लेवल स्पिरिट रीडर्स की होती है और ये बहुत ही ज़्यादा प्योर स्पिरिचुअल फोर्स होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ऑफिशियली यूनिवर्सल लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुकी है और यहाँ पे फिर हमें मार्स के डीप अंडरग्राउंड जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का चेहरा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में होता है और वो अभी ब्रेक थ्रू कर चुका होता है यूनिवर्सल लेवल में और वहाँ पे ये एक मार्क होता है कि वो अभी स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन चुका है और यहाँ पे उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के कारण वो अभी यूनिवर्स में एंटर हो चुका है और वो अपने इस यूनिवर्स में एंट्री के बाद अपने ट्रू पोटेंशियल को दिखा सकता है। लू फेंग अपने इंटरनल वर्ल्ड से निकलता है। अब उसकी इंटरनल वर्ल्ड बहुत ही बड़ी हो चुकी थी और उसकी लेंथ 1 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी 1 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो चुकी थी और अभी के दरमियान उसकी एक डोमेन भी आ जाती है। तो भाई लोग यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को एक डोमेन मिलती है जो कि उसके इनहेरिटेंस से ही मिलती है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट की डोमेन है। अब लू फेंग को डोमेन तो नहीं मिलती है, उसको डोमेन जैसा ही एक स्किल्स मिलता है। अब यहाँ पे लू फेंग अपने सोल को फील कर पा रहा था जिसमें कि प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे लू फेंग अपने आप को महसूस कर रहा था कि कैसा लगता है जब एक बंदा यूनिवर्सल लेवल में ब्रेक थ्रू कर पा रहा था। अब यहाँ पे उस पर नेचुरल इनकार्विंग्स और एनर्जी मौजूद थी और वहाँ पे स्पिरिट रीडिंग, जेनेटिक एनर्जी, विल पावर, फिजिकल बॉडी, वो सारे अपने बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेट में आ चुके थी और वो सब एनर्जी एक दूसरे में फ्यूज करना स्टार्ट कर देती है और उस गोल्डन एनर्जी वहाँ के सराउंडिंग को भी, स्पेस को अफेक्ट करने लगती है और वहाँ पे ये सारे उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ब्लड लाइन के इनहेरिटेंस से ही मिलने लगती है। अब यहाँ पे वो अगर कुछ करती भी नहीं, सिर्फ खाती पीती सोती तो नेचुरली एक डोमेन को पा लेती। अब यहाँ पे उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो खाती पीती और ऐसे ही अपना मज़े में लाइफ गुजारती और वो जब बड़ी हो जाती तो उसके पास यूनिवर्सल लेवल में आते ही उसको एक डोमेन मिल जाती और ये सब उसके इनहेरिटेंस के कारण हो पाया, जिसके कारण जब वो नेचुरली आती है
तो उसको एक डोमेन मिल जाती है जो कि इवॉल्व करते करते 1 लेयर 2 लेयर से लेकर 9 लेयर्स तक आ जाती है और वो फाइनली ब्रेक थ्रू करके अपनी ओन वर्ल्ड एनर्जी बना लेती है, जिसके बाद वो सेक्टर लॉर्ड लेवल में पॉइंट ऑफ एंटर कर जाती है और यहाँ पे वो फिर ऑरिजिन लॉ ऑफ गोल्ड को भी यूज कर पाती है और यहाँ पे वो उसको सीख सकती थी। अब यहाँ पे ये मोस्ट इलाइट ब्लड लाइन्स ऑफ स्पेस बेस्ड में आती है जो कि गोल्डन हॉर्न बेस्ड होती है और इसी कारण उसको एक डोमेन भी मिल जाती है जो कि उसके पूर्वजों से ही मिलती आ रही थी। अब कोई भी स्वैलोड हॉर्न बेस्ड कोई भी क्यों ना हो, वो जब बड़ी होगी तो उसके पास एक डोमेन अपने आप आ जाती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो होंग और थंडर गॉड उसको खुद से डोमेन नहीं मिले थे, उन्होंने मार्शल आर्ट्स और योगा मास्टर थे जिन्होंने कई सारे खतरों का सामना किया था ग्रेट निर्वाणा पीरियड से, जिसके कारण उन्होंने अपना ब्रेक थ्रू किया था अपने लेवल ऑफ मार्शल आर्ट्स और योगा से, जिसके कारण उन्होंने हारमोनियस फ्यूजन को अपनाया जिसके पास उन्हें खुद की एक डोमेन मिल पाए। और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो कि पाइन एक्कर ब्लड लाइन ऑफ वास्ट यूनिवर्स था, उसे अपने आप एक डोमेन मिल गई। अब यहाँ पे लू फेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी बबाता बोलती है कि आखिर तुम इतना सेटिस्फाइड क्यों हो, आखिर तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड ही क्यों हो। होंग और थंडर गॉड उन सबको डोमेन मिले जब वो स्टार ट्रैवल लेवल में ही थी, लेकिन तुम्हें ये डोमेन मिला जब तुम एक यूनिवर्सल लेवल में आ गए हो और तुम इसके लिए एक्साइटेड हो रहे हो। और वो कहती है कि अगर बात करें लॉ की तो उस बैटल एनीरा में हैंक्स और गेंजी ने फाइट की थी, जहाँ पे हैंक्स ने अपने बैटल को अपने लॉ को समझ लिया था जिसके कारण वो जीत पाया। अगर बात करें थंडर गॉड की और तुम्हारी, तो तुम दोनों एक वाइल्ड ड्रॉप लेडी से ही हार गई जो कि स्टार लेवल 1 पे ही थी और वो भी अपने लॉ को फील कर पा रही थी, लेकिन तुम तो लॉ को भी फील नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे बबाता लू फेंग को ताना मार रही थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग से बहुत ही टैलेंटेड बंदे इस यूनिवर्स में भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे लू फेंग को ये सब मिल पाया सिर्फ गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के कारण और यहाँ पे वो सारे अचीवमेंट्स उन सब के ही कारण मिल पाया। और यहाँ पे वो लू फेंग से पूछती है कि क्या तुम अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सिर्फ सेक्टर लॉर्ड तक ही ले जाना चाहते हो। यहाँ तक ऐसे बंदे हैं जो कि अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने अनडाइंग बीइंग तक पावरफुल ले जा चुके हैं, तो क्या तुम सिर्फ सेक्टर लॉर्ड तक ही जाना चाहते हो। आखिर तुम बताओ तुम किस लेवल तक जाना चाहते हो। क्या तुम अनडाइंग बीइंग बनना चाहते हो, एब्सोल्यूट पीक ऑफ अनडाइंग जो कि अनडाइंग बीइंग से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आखिर तुम बनना क्या चाहते हो। तो लू फेंग कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सबसे ताकतवर बनाना चाहता हूँ इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पीरियड में। तो बबाता कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी बंदे हैं जो कि अनडाइंग बीइंग से भी ज़्यादा पावरफुल हैं और उन सबको अपनी हार्डवर्क, क्यूरियोसिटी, कॉम्प्रिहेंशन इन सब एलिमेंट्स को यूज करके करना पड़ा। आखिर तुम इसको कैसे करना चाहते हो। यहाँ पे बबाता उसे सिंपली समझाती है कि बच्चे ये दुनिया बहुत बड़ी है, अभी तुमने जो देखा है वो बहुत ही छोटी है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग आगे क्या करने वाला है, क्योंकि नालान सान की फैमिली के भेजे हुए 2 यूनिवर्सल लेवल बंदे बहुत ही जल्द अर्थ पे आने वाले हैं। तो क्या लू फेंग उन सब से कैसे लड़ पाता है, उन सबको कैसे मारता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।